वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद इस शब्द का मतलब है, वाणिज्यवाद शब्द का मतलब है किसी देश में अधिक धन संपदा, अधिकाधिक धन संपदा इकट्ठा करना। वाणिज्यवाद का मतलब है अधिकाधिक धन संपदा किसी देश में इकट्ठा करना। अधिकाधिक या अधिक धन संपदा किसी देश में, अधिकाधिक या अधिक धन संपदा किसी देश में इकट्ठा करना। वाणिज्यवाद शब्द का मतलब यही है, संपदा इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। वाणिज्यवाद का मतलब अधिकाधिक धन संपदा किसी देश में इकट्ठा करना। अब जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से इंसान अच्छे जीवन शैली, अच्छी तरह जीना, सुख सुविधाओं का उपभोग करना आदि इन्होंने हमेशा यही तत्परता दिखाई। अच्छी जीवन शैली, पृथ्वी के निर्माण से लेकर आज तक इंसान अच्छी जीवन शैली, अच्छी तरह जीना, सुख सुविधाओं का भोग करना, यही सब वाणिज्यवाद का एक सिनेरियो टाइप बैठता था। अब जैसे यूरोप का ले लें, अब यूरोप पूर्वी एशिया महाद्वीप में व्यापार करने के लिए जब कुस्तुनतिया का अंत हुआ तब उन्होंने समुद्री मार्ग की खोज कर दी। अब यहाँ से धन लेकर जाते हैं यूरोप में, और उस धन को फिर यूरोप में भोग विलास होता। अब यहाँ से जैसे काली मिर्च इत्यादि चीज़ लेकर जाए, जो वहाँ पर मांग ज़्यादा थी, यहाँ से व्यापार करते, यहाँ की अच्छी अच्छी चीज़ें, सोना चांदी सब यूरोप में लेके जाते। अब उपभोग करना, और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमेशा, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमेशा नए नए खोजों की ओर बढ़ना। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमेशा नए नए खोज, जैसे कुतुबनुमा का आविष्कार हो गया, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया, कागज का आविष्कार हो गया, इन सब में इंसान हमेशा नए नए आविष्कार करते रहते। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई, उससे फ्लाइंग शटल मशीन जैसे हो गए, कताई बुनने वाली मशीन हो गई, इससे हमेशा आगे बढ़ना। वैज्ञानिक खोज, वैज्ञानिक खोज, वैज्ञानिक खोज, कुतुबनुमा, ये दिशा सूचक, दिशा सूचक, दिशा सूचक। अब इससे और सरल हो गया, जैसे समुद्री रास्ते में कभी कभी मार्ग भटक जाते थे, कहीं जाना कहीं और चले जाते कहीं और,
जाना कहीं और, चले जाते कुछ और। लेकिन जब इसका आविष्कार हो गया तो इससे समुद्री मार्ग और दिशा ज्ञात करना एकदम आसान हो गया। प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, कागज, कागज का आविष्कार, प्रिंटिंग प्रेस और कागज का आविष्कार। प्रिंटिंग प्रेस से इससे बाइबिल का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद, इससे पादरी वर्ग कमजोर। कागज का आविष्कार, राजतंत्र से जो उठे समाचार वो पूरे देश उसको पढ़ता, सुनता, देखता था। इससे उस देश के बारे में ज्ञान होने लगा। अब भौगोलिक खोजों के बारे में देखते हैं। भौगोलिक खोज, भौगोलिक खोज, भौगोलिक खोज। यूरोप में पुर्तगीज और स्पेन सबसे आगे थे भौगोलिक खोज में। इनका मकसद क्या था? इनका मकसद एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जाना, व्यापार करना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। इनका सबसे एक बड़ा कारण यही रहा, व्यापार करना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। प्रचार प्रसार करना। अब इनका समुद्री मार्ग जरूरी हो गया खोजना, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर ने कुस्तुनतुनतिया यानी सिल्क रूट पर, ऑटोमन एम्पायर, ये बता चुके हैं ना, ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर ने सिल्क रूट पर कब्जा कर लिया। सिल्क रूट जो एशिया महाद्वीप में व्यापार का एक रास्ता हुआ करता था, और उस पर कब्जा कर लिया। तो यूरोप के उनसे बचना, ऑटोमन एम्पायर से बिना झगड़ा किए एशिया महाद्वीप में व्यापार करना, उनको जरूरी होगा कि समुद्री रास्ते से अब एशिया महाद्वीप की खोज की जाए और व्यापार किया जाए। समुद्री मार्ग से खोज, समुद्री मार्ग, समुद्री मार्ग की खोज, समुद्री मार्ग की खोज। समुद्री मार्ग की खोज अब एशिया महाद्वीप में सबसे इम्पोर्टेंट इनके लिए भारत था, क्योंकि भारत में कॉटन, काली मिर्च और इन सब का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था, और फिर ये भारत की ओर रुख किए। भारत की ओर रुख, भारत की ओर रुख, भारत की ओर रुख किए, क्योंकि इन्हें व्यापार करना था और धर्म का प्रचार प्रसार। अब पुर्तगाल के थे नाविक वास्को डिगामा, वास्को डिगामा पुर्तगाल के थे। तब पुर्तगीज का एक लेखक हुआ अल्फान जो डे सुजा, अल्फान
जो डे सूजा, इसने एक मजेदार बात की। इसने एक मजेदार बात की और कहा अपने एक पुस्तक गवर्नर ऑफ पुर्तगीज इंडिया, गवर्नर ऑफ पुर्तगीज इंडिया, पुर्तगीज इंडिया, इसने अपनी पुस्तक गवर्नर ऑफ पुर्तगीज इंडिया में कहा कि ईसाई धर्म क्रॉस और तलवार लेकर प्रचार और व्यापार करने गए थे। तलवार का मतलब होता है व्यापार। अगर कोई शत्रु आगे आए तो उससे लड़ाई करना। और क्रॉस का मतलब होगा अपने धर्म की ध्वजा, उसका प्रचार प्रसार करना। तो जब व्यापारी इंडिया में आए जब ये व्यापारी इंडिया में आए तो इन्होंने अपार धन को देखकर जब ये इंडिया में आए तो अपार धन देखकर इन्होंने अपार धन देखकर इन्होंने क्रॉस, जो एक धर्म प्रचार था, तलवार, दोनों को फेंक दिए और धन बटोरने में लग गए। क्रॉस और तलवार को फेंक दिए, धन बटोरने में लग गए। काम करने आए कुछ और करने लगे कुछ और। क्रॉस, तलवार को फेंक दिए। और धन बटोरने में लग गए। क्रॉस और तलवार को फेंककर धन बटोरने में लग गए। इससे इंडिया और पूर्वी एशिया के देश का धन यूरोप में जाने लगा। पूर्वी एशिया, या इंडिया का धन यूरोप में जाने लगा। यूरोप में जाने लगा। इससे इंडिया और पूर्वी एशिया का धन यूरोप महाद्वीप में जाने लगा और सारा धन इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, ईस्ट फ्रांस, इसमें इकट्ठा होने लगा। अब ये जब धन इकट्ठा होने लगा तब इनको लालच बढ़ी तो इन्होंने उपनिवेश बनाना शुरू किया। उपनिवेश बनाना शुरू किया कि यहाँ से ये कंटिन्यू, मतलब लगातार व्यापार करते रहे कि अधिकाधिक मुनाफा हो। लगातार व्यापार करते रहे। लगातार व्यापार करते हो, अधिकाधिक मुनाफा हो। अब जाहिर सी बात है, किसी को मुनाफा होगा तो वो वहाँ आकर्षित होगा तो उसको कुछ केंद्र टाइप बनाना पड़ेगा या उपनिवेश बनाना पड़ेगा कि इस एरिया में मतलब व्यापार करें,
इसमें हमें फ़ायदा होता है और हमें जब इससे 60 गुना ज़्यादा फ़ायदा होता है। वास्को डी गामा जब भारत आया, काली मिर्च लेकर गया जब पुर्तगाल, उसको अगर 1 रुपए का था, वो वहाँ 60 रुपए का बिका। अब सोच सकते हैं 1 रुपए का माल जब 60 रुपए में बिकता है तो कौन नहीं चाहेगा व्यापार करने के लिए। तो उन्होंने उपनिवेश बनाना शुरू किया। उपनिवेश बनाना शुरू किया। बनाना शुरू किया। उपनिवेश बनाना शुरू किया। अब इस उपनिवेश की रक्षा के लिए कुछ सैनिक चाहिए, कुछ कर्मचारी चाहिए। जाहिर सी बात है, जब कुछ घर अगर बड़ा बना है तो उसके लिए अगर कोई नहीं रह रहा है तो उसकी घर की रक्षा के लिए, उसे सब कुछ मेंटेन के लिए आदमी चाहिए, रुपए चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि हाँ, जब इतने ज़रूरत चाहिए तो सैनिक रखे और कुछ धन यहाँ रखें कि यहाँ से व्यापार करें। उपनिवेश बनाना शुरू किया। सैनिक रखना, कुछ लोगों को रखना जो यहाँ पर व्यापार, कुछ लोगों को रखना को रखना कुछ लोगों को रखना जो व्यापार की गतिविधियां संचालित कर सके। कुछ लोगों को रखना जो व्यापार की गतिविधियां संचालित कर सके। जो व्यापार की गतिविधियां विधियां संचालित कर सके। कर सके। कुछ लोगों को रखना जो व्यापार की गतिविधियां संचालित कर सके। अब जब यहाँ से व्यापार होने लगा, व्यापार यूरोप महाद्वीप में जाने लगा, तो यहाँ उपनिवेश हुआ तो वहाँ उपनिवेशिक हो गया। मतलब यहाँ से व्यापार करके लेके जाएं यूरोप में, और वहाँ पे औद्योगिक क्रांति मतलब कि मशीन का निर्माण हुआ, जिससे यहाँ से कच्चा माल लेकर जाते और वहाँ पे उसका निर्माण करते, और वहाँ से वो वस्तु जो बनती उससे समुद्री मार्गों से लेकर आते, फिर इसी देश में बेचते, और उसका दाम काफ़ी होता था क्योंकि भारत में वैसे मशीन की कोई नहीं थी, बुनकर रहते थे। अब मशीन का निर्माण सस्ते में हो जाता तो वह सस्ता बिकता, इससे बुनकरों को भी धक्का लगा और वह बंद करने लगे। सैनिक रखना निवेश बनाना और सैनिक रखना। व्यापार गतिविधियां संचालित करने के लिए कुछ कर्मचारी रखना। और उपनिवेश यहाँ बन गया तो अब यहाँ से व्यापार करेंगे। व्यापार उपनिवेशिक 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 अब यहाँ से व्यापार करके लेके जाएंगे यहाँ अपने देश यूरोप में। ये कच्चा माल है, कच्चा माल। कच्चे माल में हो गया जैसे सूती वस्त्र हो गया, कॉटन हो गया, पटसन हो गया। सबसे ज़्यादा मांग उस समय कपड़े की थी। सूती वस्त्र बुनकर भी रहते थे। इंडिया में वो तो बर्बाद हो गए जब सस्ते में कपड़ा आने लगा। अब यहाँ से व्यापार करते उपनिवेश जो पूर्वी एशिया या एशिया महाद्वीप में भारत में उपनिवेश बना के रखे थे
कि मैं यहाँ व्यापार की गतिविधियाँ यहाँ से संचालित करनी है। उपनिवेश में व्यापार की गतिविधियाँ संचालित करनी है। अब यहाँ से आए, यहाँ से कच्चा माल लेकर गए यूरोप उपनिवेशिक में। उपनिवेशिक जैसे मशीन का निर्माण हो गया, 16वीं शताब्दी तक आते आते मशीन का निर्माण होने लगा। अब जब यहाँ मशीन का निर्माण होने लगा तो यहाँ से कच्चा माल लेकर जाने लगे और यहाँ निर्माण करने लगे। अब यहाँ निर्माण करने लगे तो उसके लिए बाजार की जरूरत पड़ी। अगर कोई चीज़, अगर कच्चा माल लेकर आए, उसका निर्माण किए, तो उसके लिए बाजार की ज़रूरत है। अब बाजार की ज़रूरत है तो जाहिर सी बात है यूरोप तो पूरा खा नहीं जाएगा। जब यहाँ से हर देश करीबन से लेकर जाएंगे तो अब उनके लिए ज़रूरी हो गया कि अब इसको बेचे कहाँ। तो फिर विनिर्मित यानी बना हुआ सामान, विनिर्मित बना हुआ सामान वो उपनिवेश में भेजते हैं। अब जब उपनिवेश में भेजते तो ये मतलब कि उस देश में हर जगह ले जाकर बेचते थे। अब ले जाकर बेचने के लिए गाड़ी, मोटर, रेलगाड़ी की ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने उस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर उस देश में काफ़ी कुछ विकास भी किया। लेकिन ये एकदम एक देश की संपदा लूटना जैसा होगा। अब यहाँ से कच्चा माल लेकर गए और उसको कम दाम और जो निर्माण हुआ उसको काफ़ी दाम लेने लगे। अब एक देश की धन संपदा को चूसना एकदम बराबर हो गया। धन संपदा को चूसना। ये कच्चा माल लेकर गए उपनिवेशिक देश यूरोप में और विनिर्मित माल लाए फिर उपनिवेश में डाल दिए, मतलब जिस देश में राज्य कर रहे थे। और इससे वहाँ धन इकट्ठा होने लगा, जिससे देश शक्तिशाली होने लगे। तो शक्तिशाली बात, जाहिर सी बात है, जब शक्तिशाली होने लगेंगे तो निरंकुश हो जाएंगे, बस उनके आगे कोई है ही नहीं। यही सब बात है। उपनिवेशवाद का जन्म। अब वाणिज्यवाद हो गए। अब वाणिज्यवाद का पतन भी देख लेते हैं। वाणिज्यवाद का पतन। वाणिज्यवाद का पतन एक ऐसे निरंकुश, एक लाभ कमाना, किसी देश को बर्बाद करना, किसी देश की अथाह संपत्ति को अपने देश में ले जाना, यही सब कारण था वाणिज्यवाद का। तो हॉलैंड के निवासी एडम स्मिथ, हॉलैंड निवासी एडम स्मिथ हॉलैंड के निवासी एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन नामक बुक लिखी। अब बुक लिखी तो जाहिर सी बात है कुछ के लिए बुक लिखी होगी। तो इन्होंने वाणिज्यवाद की बहुत घोर निंदा की और किसी देश की अपार धन संपदा किसी देश में लाना ये गलत बताया। द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, वाणिज्यवाद की निंदा। वाद की निंदा, वाणिज्यवाद की निंदा की।
अब वाणिज्यवाद की निंदा करेंगे तो जाहिर सी बात है, इतने बड़े लेखक, यही एक कारण नहीं रहा, और दो तीन कारण हैं। अब धन इकट्ठा होने लगा यूरोप में वाणिज्यवाद की वजह से, तब अब राजतंत्र भी शक्तिशाली होने लगे। अब राजतंत्र भी शक्तिशाली होने लगे। अब राजतंत्र भी शक्तिशाली होने लगे। अब धन किसी देश को लेकर जाओ, किसी देश में दोगे, जाहिर सी बात है शक्तिशाली होंगे, निरंकुश हो जाएंगे, और बात बात पर लड़ाई झगड़े करने लगेंगे। निरंकुश। छोटी छोटी बातों पर यूरोप में लड़ाइयाँ होने लगी, गुटबंदियाँ होने लगी। लड़ाइयाँ छोटी छोटी बातों पर गुटबंदी। छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ गुटबंदियाँ होने लगी। इससे यूरोप का राजतंत्र एकदम शक्तिशाली हो गया। यूरोप में राजतंत्र शक्तिशाली हो गया। बहुत राजतंत्र थे। इंग्लैंड में राजतंत्र था उस समय, फ्रांस में राजतंत्र था, लोई का शासन था फ्रांस में, स्पेन में शासन था, पुर्तगाल में ही था, हॉलैंड, नीदरलैंड, सब में, जो भारत में व्यापार करने, सब में राजतंत्र था। लेकिन इंग्लैंड में राजतंत्र और संसद के बीच लड़ाइयाँ चल रही थी। 8-9 दशक ये लड़ाइयाँ चली। एक कारण और है, दूसरा कारण ये रहा कि राजतंत्र का निरंकुश होना। और एक कारण धातुवाद था। धातुवाद, अब यहाँ से विनिर्मित औपनिवेशिक से, मतलब इंग्लैंड से विनिर्मित माल इंडिया, पूर्वी एशिया, अफ्रीका में जाने लगा। तो यहाँ से जो रुपए थे वो निचोड़ कर यूरोप में जाने लगा। इससे वहाँ धातुओं की मात्रा ज़्यादा होने लगी। इससे धातुओं की मात्रा ज़्यादा होने लगी। इससे वहाँ धातुओं की मात्रा ज़्यादा होने लगी। अब जाहिर से बात है, धातुओं की मात्रा ज़्यादा होने लगी, कृषि का मूल्य कम होने लगा। खाएंगे क्या? धातु खाएंगे? धातु तो खा नहीं सकते। धातु नहीं खा सकते, तब इसका विरोध होने लगा। क्योंकि किसी देश के लिए धातु नहीं, हर चीज़ इम्पोर्टेंट होता है। कृषि इम्पोर्टेंट होता है, और व्यापार में उस देश की अपार धन संपदा, उस देश की एक बहुमूल्य चीज़ है। उस देश की अपार धन संपदा उस देश की बहुमूल्य चीज़ है। अब किस धन संपदा लूट लोगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, उस देश में गुस्सा होंगे लोग कि हमारी धन संपदा हमारे देश से लेकर जा रहे हैं यूरोप में। तब धातुवाद वही यूरोप में
वही यूरोप में इसका बहिष्कार होने लगा, बहिष्कार होने लगा। अब ज़्यादा धातु इकट्ठा होंगे तो जाहिर सी बात है, जो किसी देश में बहुमूल्य चीज़ थे वो सब यूरोप में चला जाएगा। और कुछ लेखक पढ़े लिखे लोग इसका विरोध करेंगे कि धातुवाद नहीं चाहिए, हमें हर चीज़ में विकसित चाहिए। तो बहिष्कार होने लगा धातुवाद का। अब एक किसान वर्ग का देख लेते हैं। नंबर 4, किसान। किसान, कृषक जो कह लीजिए आप। जब धातुओं की मात्रा बढ़ने लगी तो खाना पीना चाहिए, तो यूरोप में किसानों की दशा, कम खाद्यान्न उत्पादन होने लगा। ज़्यादातर धातु में मतलब कि व्यापार में लग गए, इतना मुनाफा देखकर ज़्यादातर लोग। अब इसकी कमी होने लगी खाद्यान्न की, तो किसानों पर कर की मात्रा बढ़ा दिया गया। कर की मात्रा मतलब कर बढ़ा दिया गया तो उनकी दशा एकदम दयनीय हो गई, एकदम दयनीय। कि वह कृषि तो करते लेकिन इतना कृषि इतना मतलब करते कि उनका जीवन निर्वाह तक होना दुष्कार होगा। किसान की दशा, दयनीय हो गई। दयनीय हो गई। अब किसान की दशा दयनीय हो गई। अब यूरोप में खाद्यान्न उत्पादन कम होने लगा। जाहिर सी बात है, कम होने लगेगा तो मांग ज़्यादा होगी, जनसंख्या भी बढ़ रही है तो कम होने लगी। इससे कर बढ़ा दिया गया, बढ़ा दिया गया। अब कर बढ़ा दो, दोगुना कर दिया गया, करीबन 1.5 या दोगुना कर दिया गया, कर दिया गया। अब कर बढ़ गया तो किसान की दशा दयनीय होगी। किसान की दशा दयनीय होगी। किसान की दशा दयनीय हो गई तो 2 वक्त का भोजन जुटाना भी मुश्किल होने लगा। भोजन जुटाना मुश्किल, जुटाना भी मुश्किल। भोजन जुटाना भी मुश्किल। अब इससे किसान का भी एकदम इसके खिलाफ विद्रोह जैसा कदम आ गया। इससे विद्रोह जैसा कदम आ गया, इससे वाणिज्यवाद का पतन हो गया। ये 3-4 कारण थे। धातुवाद, किसान, एडम स्मिथ हो गए और व्यापार हो गया। इन सब से ये 3-4 कारण थे जो वाणिज्यवाद के पतन के कारण बने। धन्यवाद।